तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। लेकिन ये बात सबसे पहली बार किस तरह से पता की गई? कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये पता था कि भाई मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जिन फैक्टर्स को बेटसन ने क्या बोल दिया था? जीन बोल दिया था। तो पहले हम फैक्टर पे थे, फिर हम जीन पे आए। जीन के बाद में क्रोमोसोम का कंसेप्ट आया, जो हमारा सटन एंड बोवरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे हमें पता लगा कि क्रोमोसोम इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस बायोमोलिक्यूल से बनी हैं? ये सारी चीज़ें डीएनए से कैसे रिलेटेड हैं? ये चीज़ें कैसे पता लगेंगी? वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम यहाँ पे रहने वाला है सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, या फिर मटीरियल की जगह आप जेनेटिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, जो कि डीएनए बाद में जाकर के पता लगा। इसके रास्ते में या फिर इस फील्ड में सबसे पहला जो वर्क आता है वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसका आज के टाइम पे नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और उस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने पहली बार ये एक इनिशियल गेस किया, एक इनिशियल हाइपोथेसिस दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में बताया। तो पहला हमें पढ़ना है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का काम। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का वर्क जो इन्होंने 1928 में परफॉर्म किया था, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने एक माइस मॉडल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में यूज़ किया। माइस यानी लैब में जो चूहे पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया। और माइस के अंदर में एक डिजीज़ होती है, निमोनिया डिजीज़। तो इस डिजीज़ को कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो यहाँ पे इन्होंने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, इसके भी इन्होंने टोटल 2 डिफरेंट स्ट्रेन इस्तेमाल किए। मतलब 2 अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किए इसी बैक्टीरिया के। वो दोनों स्ट्रेन उन्होंने कौन कौन से इस्तेमाल किए? एक इन्होंने आर स्ट्रेन इस्तेमाल किया और दूसरा उन्होंने एस स्ट्रेन इस्तेमाल किया। अब आप बोलेंगे कि भैया आर स्ट्रेन और एफ स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये जो आर और एस वर्ड है, ये इनके कॉलोनी फॉर्मिंग टाइप को दिखाता है, को दर्शाता है। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये एक रफ कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। जब ये साथ में ग्रो करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, तो एक कॉलोनी बनती है। इस कॉलोनी के ऊपर में कोई भी बाहर से शुगर की कोटिंग या फिर कार्बोहाइड्रेट की स्लाइमी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये रफ कॉलोनी बनाते हैं। तो ये कैसी कॉलोनी बनाते हैं? रफ कॉलोनी। क्योंकि ये रफ कॉलोनी बनाते हैं इसलिए इनका नाम है आर स्ट्रेन। वहीं पर अगर हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बात करें, एस स्ट्रेन की बात करें, तो यहाँ पर भी जब कॉलोनी बनेगी, बहुत सारे बैक्टीरिया साथ में ग्रो करते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, तो इनके ऊपर में एक स्मूथ कार्बोहाइड्रेट की लेयर बनती है जिसका नाम है शुगर की लेयर बनती है ये। अब शुगर की लेयर बनने की वजह से ये स्मूथ कॉलोनी दिखाई देती है। इसकी जो आउटलाइन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है आउटर साइड से। इसीलिए इस बैक्टीरिया को बुलाया जाता है, ये जो स्ट्रेन है ये कैसा कहलाएगा? एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन। अब ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना, इसकी जो शुगर कवरिंग है वो ना सिर्फ इसको एक नाम प्रोवाइड करती है, बट इसके
पैथोजेनेसिटी में भी हेल्प करती है। ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना, ये ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, ये ज़्यादा इजीली डिजीज़ कॉज कर सकता है, ये ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक। और इसके पैथोजेनिक होने का रीज़न इसका ये जो शुगर कोट है यही होता है, क्योंकि जो शुगर कोट होगा ना, ये इसको हमारे इम्यून सिस्टम से, जो माइस का इम्यून सिस्टम है, उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम रफ स्ट्रेन की बात करें तो इसके पास में कोई भी शुगर कोट प्रेजेंट नहीं है, तो माइस का जो इम्यून सिस्टम है वो ईजिली आर स्ट्रेन को किल कर सकता है, लेकिन एस स्ट्रेन उसके जो माइस का इम्यून सिस्टम है उससे ईजिली हाइड कर जाएगा, छुप जाएगा, बच जाएगा। तो ये इजीली डिजीज कॉज कर सकता है, पैथोजेनिक होता है, जबकि आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक नहीं होता, ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, उतना आगे ये जा ही नहीं पाएगा, उसको इम्यून सिस्टम पहले ही किल कर देगा। अब ये दो डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन और माइस का इस्तेमाल करके इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 3 केस बनते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट में जो आपको याद रखने वो 3 केस ही याद रखने। पहला केस, इन्होंने लिविंग माइस लिया और इस माइस के अंदर में लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया। जब इन्होंने माइस के अंदर में लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो कुछ देर के बाद ये दिखाई पड़ा कि माइस जो है वो जिंदा रहा, उसमें कोई भी निमोनिया डिजीज कॉज नहीं हुई। तो जब निमोनिया डिजीज कॉज हुई ही नहीं है तो माइस किस कंडीशन में रहेगा? माइस अभी भी लाइव कंडीशन में रहेगा, उसकी डेथ नहीं होगी। यहाँ पे जो दूसरा केस यहाँ पे दिखाई पड़ा, केस टू, केस टू के दौरान क्या दिखाई पड़ता है कि जो माइस है उसमें लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया। जब लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया तो उस दौरान माइस को निमोनिया डिजीज हो गई। यहाँ पे माइस में क्या दिखाई पड़ी? डिजीज माइस के अंदर में दिखाई पड़ी, और इस डिजीज की वजह से माइस की डेथ हो जाएगी। जो रिजल्ट होगा वो क्या आता है कि माइस की डेथ हो जाएगी। ये सेकंड केस है। एक थर्ड केस भी उन्होंने बनाया जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हम उसी केस के लिए यूज करते हैं, केस नंबर थर्ड। अब जो केस नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। मतलब जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया उसको डायरेक्ट लेने की बजाय उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसको हीट कर दिया। जब हम किसी बैक्टीरिया को हीट कर देंगे एक एक्सेस टेम्परेचर पर तो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद में उस बैक्टीरिया को बुलाया जाएगा हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, लेकिन किस टाइप का? हीट किल्ड, हीट की मदद से इन्होंने इसको किल कर दिया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, साथ में लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको इंजेक्ट कर दिया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन था, वो तो यहाँ पे मरा हुआ है, वो तो यहाँ पे लिविंग स्टेज में है नहीं। और जो आर स्ट्रेन है, जो लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, वो नॉन पैथोजेनिक है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो ग्रिफिथ को ये लग रहा था कि माइस के अंदर में इस सिचुएशन में, केस नंबर थर्ड में, कोई डिजीज डेवलप नहीं होनी चाहिए और माइस जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि जब डिजीज डेवलप नहीं करेगी तो वो जिंदा रहेगा। बट देखने को ये मिला कि माइस के अंदर में न्यूमोनिया डिजीज डेवलप हुई। जो माइस के अंदर में न्यूमोनिया डिजीज डेवलप होनी थी वो हुई। न्यूमोनिया डिजीज की वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई।
माइस क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में जब ग्रिफिथ ने उस माइस की बॉडी में उसके टिश्यूज़ की स्टडी की, उसका एनालिसिस किया उसके टिश्यू का, तो माइस के जो डेड माइस था उसकी बॉडी से उन्हें लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। क्या मिले? लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब यहां पर इसके रिजल्ट से आप एक चीज कंक्लूड करना कि हमने डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था, लेकिन लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था। उसके बाद भी माइस के अंदर निमोनिया डिजीज हुई, उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में जब उस डेड माइस के टिश्यू का एनालिसिस किया तो उसके टिश्यूज में से लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ऑब्टेन किए गए, उसके टिश्यूज में लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि ये जो लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है और ये जो डेड किल्ड हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चला है। किसी एक पर्टिकुलर मेथड से इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने इस लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको चेंज कर दिया। किस फॉर्म में चेंज कर दिया? एस स्ट्रेन की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसी कंक्लूजन को उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उनका जो कंक्लूजन था कि सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल converted the living R strain to living S strain। इसी को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। लेकिन फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्चुअल में ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता है एस स्ट्रेन में, वो इस एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कहीं पर भी क्लियर नहीं होता। तो इसका जो बायोकेमिकल नेचर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, ये एक्चुअल में है क्या, इसके बायोकेमिकल नेचर को बताया था 3 अलग साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने अलग सा एक्सपेरिमेंट किया था। इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया था, लेकिन अब की बार इन विट्रो, मतलब अब की बार माइस की बॉडी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन के लिए, वो डीएनए मॉलिक्यूल है। अब वो कैसे हुआ वो आगे समझते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का वर्क। इन्होंने इन विट्रो स्टडी की। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल अब की बार पढ़ना है वो इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब में, माइस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस इन विट्रो स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, यानी कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लेके उसको हीट किल कर दिया। जब यहाँ पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और उसको हीट किल कर दिया तो पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। जो सेल की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सब डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने की वजह से जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं, जैसे हम बात करें डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, यही 3 मेन जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में, वो ये 3 इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से ये पता करना था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। ये तीनों बाहर आ गए। अब इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को, जिसके अंदर एस स्ट्रेन का डीएनए, प्रोटीन और आरएनए है, इसको हमने 3 टेस्ट ट्यूब में बांट लिया। इसको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया। टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3। 1, 2 एंड 3।
ऐसा करने के बाद में जो ये पहला टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए मिल रहा है, उसका प्रोटीन मिल रहा है और उसका आरएनए मिल रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपसे लिखेंगे डी, पी और आर। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एक एंजाइम डाल दिया प्रोटीएज नाम का। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है। एज का मतलब होता है डाइजेशन करने वाला एंजाइम, और प्रोटीज का मतलब है कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो जो भी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला है उस एंजाइम को बोला जाएगा प्रोटीएज एंजाइम। तो इन्होंने इस पहली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम को डाल दिया। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, हम इसको यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब था इसके अंदर में एक एंजाइम डाला जिसका नाम है आरएनएज। मतलब ऐसा एंजाइम जो किसको डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज एंजाइम डाला। जो तीसरा टेस्ट ट्यूब था यहाँ पर एक एंजाइम डाला डीएनएज। मतलब ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला अब की बार। तो तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने अब की बार तीन अलग अलग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज को पुट कर दिया। इससे होगा क्या, जो पहला टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन और डीएनए बचे रहेंगे। जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है इसमें डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन और आरएनए बचे हुए रहेंगे। अब इन सॉल्यूशन में हमें प्लेस करना है लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। जो लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इस लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में और इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए तो हमें पता नहीं अभी, जो जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा इन तीनों में से, जब वो आर स्ट्रेन में जाएगा तो आर स्ट्रेन में जाने के बाद में उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो इन तीनों में से किसके अंदर ये कन्वर्जन होगा और किसके अंदर में नहीं होगा वो हमें समझना है। अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में, ये देखने को मिला। जो सेकंड केस है उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो थर्ड टेस्ट ट्यूब था वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखो, तो पहली टेस्ट ट्यूब में और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो कॉमन चीज़ है जो बची हुई है वो कौन है, डीएनए। क्योंकि डीएनए यहाँ पर भी बचा हुआ है, यहाँ पर भी बचा हुआ है। यहाँ पे एक बार प्रोटीन खत्म हो गया, यहाँ पे एक बार आरएनए खत्म हो गया, लेकिन डीएनए तो दोनों टेस्ट ट्यूब में बचा हुआ है। अगर हम थर्ड टेस्ट ट्यूब में देखें तो पहली और दूसरी टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में नहीं है, वो भी हमारा डीएनए है। यहाँ पर देखो डीएनए एब्सेंट है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, लेकिन प्रोटीन और आरएनए तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जिन टेस्ट ट्यूब में डीएनए इंटैक्ट था, भले से उसमें प्रोटीन रहे या आरएनए रहे या ना रहे, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, लेकिन डीएनए नहीं है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। इससे साफ समझ में आएगा कि भाई जो डीएनए है ना वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, आरएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
तो इससे यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का नेचर है वो एक्चुअल में डीएनए था। तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे ये भी चीज़ कुछ हद तक क्लियर होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, क्योंकि डीएनए ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन को डिसाइड कर रहा है, बैक्टीरिया के कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे कुछ आइडिया हमें लगता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इससे कंप्लीटली प्रूफ नहीं होता कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। कंप्लीटली प्रूफ करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसको बोला जाता है हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम बैक्टीरियोफाज वायरस की मदद से और बैक्टीरिया की मदद से ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए जो है वही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कॉन्क्लूसिव होगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 100% ये डिसीजन के साथ बता देगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्शी एंड चेज, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ई कोलाई का इस्तेमाल किया। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में डिजीज कॉज करनी है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर में डिजीज कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करता है उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, एक बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल किया। कौन सा बैक्टीरियोफाज इन्होंने यहाँ पे यूज किया, T4 बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पे वो था T4 बैक्टीरियोफाज। अब एक बैक्टीरियोफाज के अंदर में अगर हम इसके कंटेंट को देखें, किसी भी वायरस के अंदर या फिर बैक्टीरियोफाज के अंदर भी जो उसका मेन कंटेंट होता है वो उसका आउटर कोट, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो कैप्सिड या फिर प्रोटीन, और कैप्सिड के अंदर में डीएनए पाया जाता है या फिर उनका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन T4 बैक्टीरियोफाज में ये होता है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। तो दो ही चीजें एक वायरस में, बॉडी में इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई का ये सेल है और उसका ये जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरियोफाज इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। जब इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरियोफाज करता क्या है, एक्चुअल में अपना जेनेटिक मटेरियल, जो भी चीज़ इसका जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रही है ना, उस जेनेटिक मटेरियल को वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको वो कहाँ इंसर्ट कर देगा, बैक्टीरिया के अंदर में। एक बार इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल कर लेता है, उसको हाईजैक कर लेता है और उसके डीएनए को अपने हिसाब से चलाने लगता है। वो जो ई कोलाई है उसको वो अपने हिसाब से चलाने लगता है। इस तरह से बैक्टीरियोफाज एक ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। इसी इन्फेक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करके हर्शी एंड चेज ये प्रूव करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके लिए उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स की मदद ली। रेडियो आइसोटोप किसी भी एटम के ऐसे फॉर्म होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते हैं, है ना। तो कुछ एटम्स के आइसोटोप होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज कर रहे होते हैं। हर्शी एंड चेज ने दो डिफरेंट टाइप के रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किए। एक सल्फर का आइसोटोप, सल्फर 35, और एक फॉस्फोरस का आइसोटोप, फॉस्फोरस 32। तो ये दो आइसोटोप इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किए। ये सल्फर का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये फॉस्फोरस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है।
अब यही दोनों आइसोटोप क्यों इस्तेमाल किए? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सल्फर जो है वो प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मतलब सल्फर प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। वहीं फॉस्फोरस डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटीन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं। फॉस्फोरस का इस्तेमाल करेंगे तो डीएनए के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डीएनए के अंदर उसको अटैच किया जा सकता है। इस तरह से हर्शी एंड चेज ने दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफाज कल्चर किए, दो अलग अलग बैक्टीरियोफाज कल्चर किए। जो पहला बैक्टीरियोफाज कल्चर उन्होंने किया, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सल्फर 35 रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया। फॉस्फोरस वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल नहीं किए, फॉस्फोरस के नॉर्मल आइसोटोप इस्तेमाल किए। ठीक, तो जो पहला केस था वहां पे उन्होंने सल्फर का आइसोटोप इस्तेमाल किया S35। जब सल्फर का आइसोटोप इस्तेमाल करा जाएगा तो बैक्टीरियोफाज का कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो जाएगा? तो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन से बना पार्ट है वो रेडियो एक्टिव होगा। और प्रोटीन से बना हुआ पार्ट क्या है? कैप्सिड। तो इस कैप्सिड में जगह जगह पर जाकर के सल्फर 35 बैठ गए। सल्फर 35 जगह जगह पर जाकर के बैठ गए, मतलब कि ये जो इनका कैप्सिड है वो रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन क्या डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ? नहीं, डीएनए में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डीएनए यहाँ पर नॉर्मल है, डीएनए जो है दैट इज नॉर्मल, पर जो कैप्सिड है दैट इज रेडियो एक्टिव। दूसरा जो कल्चर किया बैक्टीरियोफाज का वो थोड़ा सा अलग किया। वहां पे उन्होंने सल्फर के रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जगह फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया। जब फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहाँ पर दिखाई पड़ेगी? डीएनए के अंदर में। तो इस कंडीशन में डीएनए जो है वो कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। वहीं पे अगर हम बात करें कैप्सिड की, तो अब की बार जो कैप्सिड रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। जो कैप्सिड रहेगा वो अब की बार कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो ये दो डिफरेंट बैक्टीरियल कल्चर इन्होंने यहाँ पर, वो बैक्टीरियोफाज कल्चर इन्होंने यहाँ पे किए। अब एक्सपेरिमेंट कैसे प्रोसीड करेगा? बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने देंगे। इन्फेक्शन करने के बाद में उनको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद में डेंसिटी के बिहाफ पे उन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर देना है। दो डिफरेंट पार्टीशनिंग कर देनी है, पैलेट फेज एंड सुपरनेटेंट फेज। अब ये कैसे होता है वो समझ लेंगे। देखो, पहला स्टेप होगा एक्सपेरिमेंट का इन्फेक्शन। पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा कि जो ई कोलाई का सेल है, ये ई कोलाई की सेल वॉल है, इस पे आके बैक्टीरियोफाज अटैच हो जाएगा। बैक्टीरियोफाज अटैच होने के बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल, आज हमें मालूम है भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जो T4 बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है। हर्शियन चेज को नहीं मालूम था, लेकिन आज हमें मालूम है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसने अपना डीएनए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर दिया। एक बार जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो गया, इसी को बोलते हैं इन्फेक्शन कंप्लीट हो गया। इन्फेक्शन के बाद में जो सेकंड स्टेप आएगा दैट इज ब्लेंडिंग। दैट इज ब्लेंडिंग, जिसमें हम बैक्टीरियोफाज के जो पार्टिकल चिपके हुए बचे रह गए, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर चला गया, लेकिन ये जो खोखा है, ये जो खाली डब्बा है, ये तो अभी भी बैक्टीरिया की सरफेस से चिपका हुआ है। इसको छुड़ाने के लिए जेंटली स्टीयर करेंगे, बहुत तेज स्टर नहीं करना, जेंटली स्टर करते हैं, ब्लेंडिंग या फिर स्टर करते हैं। जब स्टर करते हैं तो जो बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स हैं, भाई जो बैक्टीरियोफाज के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ई कोलाई।
इकोलाई से वो अलग हो जाएंगे, इकोलाई से वो सेपरेट हो जाएंगे। तो मान लो ये इकोलाई का सेल है जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज का डीएनए पहले ही जा चुका है, उसका जेनेटिक मटेरियल पहले ही पहुंच चुका है। और ये बैक्टीरियोफाज वायरस का आउटर कवरिंग है, सिर्फ कोट है, जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है वो अलग अलग हो गए, वो दूर दूर हो गए। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप ब्लेंडिंग। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप है इसके दौरान क्या करना है, इसके दौरान हमें टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया और वायरस का कवरिंग बचा हुआ है उसको बहुत तेजी से रोटेट करना है। एक हाई आरपीएम या फिर रोटेशंस पर मिनट पे, हाई रोटेशंस पर मिनट पे उसको मूव कराना है, उसको सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करवाना है। तो हमें टेस्ट ट्यूब को रोटेट करवाना है एट अ वेरी हाई आरपीएम, हाई रोट पर मिनट। जब बहुत तेजी से टेस्ट ट्यूब को हम रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में पार्टिकल्स हैं वो अपनी डेंसिटी के बिहाफ पे सेपरेट हो जाते हैं, वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, जब डेंसिटी के हिसाब से ही सेपरेट होना है तो टेस्ट ट्यूब में जो भारी वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ और लाइट वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ। भारी वाली पार्टिकल्स कौन से, ई कोलाई के सेल जो होंगे, तो नीचे की तरफ ई कोलाई के सेल इस तरह से अटैच हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्योंकि वो भारी हैं, डेंसिटी उनकी ज़्यादा है। वहीं पर जो वायरस पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स वायरस पार्टिकल्स हैं, वो लाइट होते हैं, लाइट होने की वजह से वो ऊपर सस्पेंड हो जाएंगे। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें दो फेज मिल जाएंगे। एक फेज वायरस के पार्टिकल्स जिनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर पहले ही जा चुका है, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट फेज, सुपरनेटेंट फेज। और ये जो नीचे सेटल्ड है इसको बोलते हैं पैलेट फेज, इसको बोलते हैं पैलेट फेज। अब ये दो डिस्टिंक्ट फेज आने के बाद में ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिविटी इस वाले फेज में दिखाई पड़ रही है या फिर इस वाले फेज में दिखाई पड़ रही है। जो लास्ट काम होता है इस एक्सपेरिमेंट का, टू चेक द रेडियो एक्टिविटी आइदर इन पैलेट फेज और इन सुपरनेटेंट फेज, और इन सुपरनेटेंट फेज। तो अब लास्ट में हमें ये चेक करना है कि भाई जो रेडियो एक्टिविटी है वो दोनों केस में सुपरनेटेंट फेज में है या फिर पैलेट फेज में है, किस फेज में जो रेडियो एक्टिविटी है वो दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे मज़ेदार बात यह आती है कि जब हमने पहला बैक्टीरियोफाज लिया, भाई जब हमने दो केस बनाए थे, बैक्टीरियोफाज दो तरह के लिए थे, तो जब हमने पहला केस लिया जहां पर डीएनए तो नॉर्मल था, जो डीएनए था वो कैसा था, नॉर्मल, लेकिन जो प्रोटीन का कैप्सिड था, जो प्रोटीन का कोट था, प्रोटीन का कैप्सिड था, वो रेडियो एक्टिव था। इस कंडीशन के दौरान जो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई, वो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे ऑब्जर्व की गई, सुपरनेटेंट फेज में। सुपरनेटेंट फेज में रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी, लेकिन क्या पैलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी, नहीं। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी लेकिन पैलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ी। अच्छा, एक केस 2 और बनाया था हमने एक केस 2 और बनाया था। केस 2 में क्या बताया गया, केस 2 में डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल किया गया था,
लेकिन जो प्रोटीन या फिर कैप्सिड था, जो कोट था प्रोटीन का, वो यहाँ पे नॉर्मल था। जो प्रोटीन का कोट था वो क्या था, यहाँ पे नॉर्मल था। इस कंडीशन में जो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं मिली, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं मिली, तो फिर रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे मिली, पैलेट के अंदर में। रेडियो एक्टिविटी मिली ज़रूर, लेकिन इन द पैलेट के अंदर। अच्छा, इससे ये कवर हो गया कि जब हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया था, केस 1 में जब प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया था तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली। मतलब सुपरनेटेंट में प्रोटीन बचा हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन बचा हुआ है। अब सारा का सारा प्रोटीन यहाँ पर बचा हुआ है, मतलब प्रोटीन ई कोलाई के अंदर नहीं गया है। वहीं पर अगर हम दूसरे केस में देखें, जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया तो सारी की सारी रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखाई पड़ी, पैलेट फेज में। मतलब जो डीएनए था, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। इससे ये कवर हो जाता है, इससे ये इन दोनों केस को कंपेयर करने से ये प्रूफ हो जाता है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको इन अनइक्विवोकल प्रूफ बोलते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन। ये भी आपको लिखना है, क्योंकि प्रोटीन भी कैंडिडेट था एज अ जेनेटिक मटेरियल बनने के, लेकिन वो वहां पर रिजेक्ट हो गया। और इससे ये पूरा प्रूफ हो गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे हमने इससे कवर किया कि किस तरह से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया गया।